हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ज़्यादा बात करते नहीं हैं, हम लोग जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है और उसमें बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है उस पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस किया है। ओके, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको जस्टिफाई करना होता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ डिस्कस करना होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, या फिर गलत है? तो देखते हैं। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया ABC। We have considered a right angle triangle ABC, okay, in which angle B is 90 degree, or we can say that angle ABC is 90 degree, ठीक है? ओके, अगर का रेशियो निकालना चाहे, tan A लिखना चाहे, तो tan का रेशियो होता है एंगल A के लिए। देखिए मैंने लिखा tan A लिखा है ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा tan A। तो tan का रेशियो क्या होता है? तो जिस एंगल को आपने लिया है उसका अपोजिट साइड, ओके, अपोजिट साइड दैट इज BC। देख सकते हैं इस एंगल के लिए अपोजिट साइड क्या आपका BC है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन सा साइड? एडजेसेंट साइड, ठीक है ना? तो इस एंगल के लिए इस एंगल के लिए अब एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया? AB हो गया। तो अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ओके, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ये किसका रेशियो होता है? तो tan का रेशियो होता है। क्या हो गया यहाँ पे? AB हो गया। AB इज द एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर BC क्या होता है? AB से छोटा होता है। ये जो BC जो साइड है यहाँ पे AB से छोटा हो जाए, हमने ऐसा एजम्पशन किया, समझ रहे हैं? जैसे हमने BC को क्या मान लिया? 9 मान लिया, 9, और AB को हमने ले लिया 5, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि अगर BC क्या हो? AB से छोटा हो, BC AB से छोटा हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? tan A का जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा। कैसे? तो देखिए tan A अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें tan A, तो ये हो जाएगा 9, जो वैल्यू हमने लिया 9/5, ठीक है। ठीक है ना? अगर BC क्या होगा? अच्छा छोटा लेना है, BC ना उल्टा ले लिया यहाँ पे, 1 मिनट इसको चेंज करते हैं। इसको 5 लेते हैं और ये लेते हैं हम 9, तो ये 5 और इट इज योर 9। तो यहां से अगर सॉल्व करें ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका तो ये 9, ठीक है। तो ये जब रेशियो निकालेंगे तो ये क्या होगा? 1 से कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan A का जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा, ठीक। ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, BC अगर AB के बराबर हो जाए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि दोनों इक्वल हो जाए, BC और AB इक्वल हो जाए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में tan A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है ना? दोनों इक्वल हो जाए। जैसे इसको हमने 5 लिया, तो ये भी हमने क्या लिया? 5 लिया, ओके। तो 5/5 ये दे देगा आपका 1, ठीक है। तो 5/5 क्या हो गया आपका? सॉरी, तो 5 आपका हो गया 1 यहाँ पे। तो अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? tan A का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाए, BC अगर ग्रेटर हो जाए, मतलब इसको हमने ले लिया एग्जांपल के लिए, हमने लिया इसे 9 और इसे ले लिया 5, तो उस केस में क्या हो जाएगा? tan A का जो वैल्यू होगा 9/5, ये tan A का वैल्यू होगा जो कि 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा हो जाएगा tan A का वैल्यू। तो हमने क्या देखा कि tan A का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, tan A का वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकता है, और tan A का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ स्टेटमेंट में क्या था? ऑलवेज लेस देन 1। तो हमेशा तो 1 से कम नहीं हो रहा, हमेशा तो 1 से कम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा।
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, गॉट इट। तो tan a का जो वैल्यू होगा इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दिया sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो क्या sec का वैल्यू ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब बोलिएगा ऐसा कुछ हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ये रेशियो निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो मतलब क्या tan a का sec a का वैल्यू क्या 2.5 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, मतलब 1 से बड़ा हो सकता है क्या? ठीक है ना, एक बाउंड्री लाइन होता है ना, एक बता दें आपको, बाउंड्री लाइन होता है। वो बाउंड्री लाइन क्या होता है? 1 होता है और -1 होता है, तो उससे बाहर या उसके बीच में, तो मतलब 2.4 हो सकता है क्या? चलिए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो एक फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया, ठीक है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सेक का रेशियो आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेनस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, क्योंकि हमने लिया एंगल ए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पे बनाया ABC, जहाँ पे एंगल भी आपका 90 डिग्री है। तो इस एंगल के लिए, अगर इस एंगल के लिए हम बात करें, तो अपोजिट साइड क्या होगा? BC अपोजिट हो गया, दिस साइड इज अपोजिट, और इस एंगल के लिए AB हो जाएगा एडजेसेंट, एंड 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा हाइपोटेनस। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। कोई भी आप इसका वैल्यू कुछ भी ले ले, BC का वैल्यू कुछ भी ले, AB का वैल्यू कुछ भी ले, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा साइड होगा? AC होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इसको हमने लिया 5, ठीक है, इसको हमने लिया 5, कुछ और ले लेते हैं, चलिए इसको लिया हमने 3 और इसको हमने लिया 4, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ा जो साइड होता है वो AC होता है। तो यहाँ जो रेशियो आ रहा है ना, वो हाइपोटेनस अपॉन क्या आ रहा है? एडजेसेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हाइपोटेनस 5 और यहाँ पे एडजेसेंट कितना? 3, और नीचे का क्वांटिटी छोटा है, ऊपर का क्वांटिटी अगर बड़ा है, ऊपर का क्वांटिटी ग्रेटर है ये, ठीक है ना, और नीचे का स्मॉलर है, तो उस केस में रेशियो क्या होता है? हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। सेक का वैल्यू 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता, हमेशा जब भी होगा तो 1 से बड़ा ही होगा। तो क्या 12/5 1 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है, ये हुआ 2.4 विच इज ग्रेटर देन 1। अंडरस्टूड। तो सेक का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, अंडरस्टूड ना। तो क्या ये जो वैल्यू दिया हुआ था 1 से बड़ा था? हाँ 1 से बड़ा था, तो हमारा वैल्यू जो होता है सेक का 12/5 हो सकता है, ठीक है। तो सेक का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, जब भी होगा तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 भी होता है ना, हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो सेक का वैल्यू ये हो सकता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ग्रेटर देन 1 विच इज पॉसिबल, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। अंडरस्टूड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? cosecant ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक ए, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक ए। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉसेंट ए। तो बोल रहा है कि क्या कॉस ए के लिए हम लोग ये यूज करते हैं कोसेकेंट ए? कोसेकेंट ए के लिए हम लोग कॉस ए यूज करते हैं? नहीं, गलत, ठीक है ना। तो कॉस ए किसके लिए यूज होता है? तो कॉस ए यूज होता है, मतलब कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है कोस एंगल ए। इसको रीड कैसे करते हैं? कोसाइन ऑफ एंगल है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉस ए होता है, ठीक है ना। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो कॉस ए के होता है, अंडरस्टूड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। cos a is the abbreviation of what? कोसाइन ऑफ एंगल है, और कोसेकेंट के लिए जो यूज किया जाता है वो कॉसेक होता है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स था हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल ए। देखिए यहाँ पे जब हम ऐसे लिखते हैं ना cot a,
जब हम लोग कॉट ले लिखते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कॉट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंगल ए से, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है वो जिस एंगल के लिए डिफाइन करना होता है वो एंगल यहाँ लिखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंगल अगर 90 डिग्री है तो कॉट का रेशियो को हम 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। या एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम कॉट का रेशियो, कॉट के लिए जो रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है गलत। ओके, तो कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। कॉट सेपरेटेड फ्रॉम एंगल ए हैज नो मीनिंग, सिंपल है। सेपरेट कर दे कॉट और इनटू ए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे समझिए मेरा शरीर है पूरा, तो ये जो गर्दन से नीचे है पूरा क्या हो गया? कॉट हो गया, और गर्दन से ऊपर क्या हो गया? ए हो गया। तो जब भी मेरे को डिफाइन किया जाएगा, मेरा नाम बोला जाएगा रोहित, तो समझा जाएगा अच्छा ये पूरा जीता जागता आदमी, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मेरा मान लीजिए गर्दन से ऊपर का पार्ट रहा है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा कि मेरा कोई डेफिनेशन ही नहीं, हम डिफाइंड ही नहीं है फिर उस केस में, समझ गए। तो जब भी आप रेशियो लिखेंगे तो हमेशा जो भी रेशियो आप लिख रहे हैं साइन लिख रहे हैं तो उसका पूरा बॉडी का हिस्सा अज्यूम किया जाता है, समझ रहे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो कॉट अलग से लिख दे क्या केवल कॉट लिख दे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए कमिंग टू तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। किसी भी एंगल थीटा के लिए क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है? तो एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फिर से वापस इसको लिखें साइन थीटा, एक मिनट, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, डिवाइड करेगा देन यू विल गेट 1.33, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन लिखा हुआ है ना 4/3, ये वैल्यू एक्चुअली में क्या 1 से ग्रेटर है, 1 से क्या है? ग्रेटर है। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये वैल्यू 1, साइन का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है क्या? क्या साइन का वैल्यू, साइन का जो रेशियो होता है किसी भी एंगल के लिए वो 1 से बड़ा हो सकता है क्या? वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे पहले, है ना। तो देखते हैं। तो फिर से वही चीज, हमने क्या लिया? एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है। तो साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल, एक मतलब डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी और एंगल सी को हमने माना थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल लिया थीटा, तो कोई भी एक्यूट एंगल को आप थीटा मान लीजिए। यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री था। तो साइन का जो रेशियो अपोजिट साइड, ओके, जो ए बी हो गया और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ओके, समझ रहे। तो यहाँ क्या लिखा? अपोजिट साइड। क्या आपको पता है ना किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। आप इसका वैल्यू कुछ भी ले लें, 9 ले लें या 10 ले लें, तो जो हाइपोटेनस लेना होगा ना हमेशा 9 और 10 से बड़ा ही होगा। 9 और 10 से क्या होगा? हमेशा बड़ा ही होगा। सपोज दैट आपने ले लिया 12, अब ये रिलेशन देखना पड़ेगा सही है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हमेशा क्या लेना पड़ेगा? 9 और 10 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, ओके, समझ रहे हैं। ऐसे ये जो वैल्यू आएगा ना ये आ जाएगा √181 आएगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम बता दें ये वैल्यू मान लीजिए कितना आ गया? 15 आ गया। एग्जांपल के लिए 15 हमने ले लिया। तो ये जो वैल्यू हमेशा हाइपोटेनस जो होता है बाकी दो साइड से बड़ा ही होता है। इसका मतलब यहाँ जो लिखा हुआ अपोजिट साइड, एग्जांपल के लिए हमने 9 लिया, ओके, और हाइपोटेनस को एग्जांपल के लिए मतलब ऐसे ले लिया, सही नहीं है बट हम समझाने के लिए सिंपल वैल्यू हमने लिया यहाँ पे। डिफाइन अगर आप करें इसको या सॉल्व करें देन यू विल गेट 0.5। मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होगा? 1 से होगा, 1 से चला जाता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए मान के चलिए कि हम लोग को नेगेटिव में नहीं जाना है। तो 1 का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, लेकिन पॉजिटिव तो होगा लेकिन 0 से 1 के बीच में होता है, ओके, 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा साइन का वैल्यू। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, बस ये ध्यान में रखना। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू जो होगा हमेशा, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, ओके। तो
1 से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जो यहाँ वैल्यू आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, तो गलत है ये। ओके, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो साइन का जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ था 4/3 दिया हुआ, विच इज ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है ना, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। ओके, तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, दो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, दो एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ये गलती नहीं करेंगे। क्या गलती नहीं करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, ये दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल में ले लेते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है ना, बेसिकली एक पार्टिकुलर केस आपने ले लिया, हमें क्या करना होता है, जनरलाइजेशन करना होता है। तो दो अलग अलग ट्राइंगल लेंगे, दो अलग अलग ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक ट्राइंगल में आपने एक एंगल, किसी भी एक एंगल को, कोई भी एक एक्यूट एंगल को आपको ए मार्क कर देना है, और दूसरे ट्राइंगल का कोई भी एक एक्यूट एंगल को बी मार्क कर देना है। ओके, समझ रहे ना। तो बस, तो हमने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, एंगल ए एम एन, और दूसरा ट्राइंगल लिया एंगल बी पी क्यू। ओके, जिसमें एंगल ए आपका एक्यूट है, और यहाँ पे इस ट्राइंगल में एंगल बी आपका एक्यूट है। ओके, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रूव करते हैं। तो दो ट्राइंगल हमने लिया जिसमें एंगल एम, इस ट्राइंगल का एंगल एम 90 डिग्री, और दूसरे ट्राइंगल का एंगल पी है 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एंगल ए बी एक्यूट बोल ही दिया हमने। एक कंडीशन दिया हुआ था cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, cos A इक्वल्स टू cos B, तो cos A जब लिखेंगे ना, cos A, तो किस एंगल के लिए, यहाँ पे एंगल A के लिए cos लेना हमें। तो एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा, तो cos का रेशियो क्या होता है, तो cos का रेशियो होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो cos का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए cos का जब रेशियो लिखेंगे तो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हो गया आपका एम, एम दिस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज दिस ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा दिया होता cos b, तो cos b के लिए हम इस ट्राइंगल में देखते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो एडजेसेंट साइड है ये आपका b, सॉरी p p, और हाइपोटेनस हो गया बी क्यू। ठीक है, तो एंगल b के लिए, एंगल b के लिए होगा आपका एडजेसेंट साइड कौन सा, bp, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखें आप, इस कंडीशन को देखें। ठीक है ना, इस कंडीशन को अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos A इक्वल्स टू cos B लिखा हुआ, मतलब ये चीज और ये चीज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, cos A का वैल्यू तो ये था आपका am अपॉन a, यहाँ पे देखिए निकाले हम। ठीक है ना, और cos B का वैल्यू था आपका bp अपॉन bq। ओके, bp अपॉन bq, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब इस bp को यहाँ ले आते हैं और इस an को यहाँ ले जाते हैं। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो एम अपॉन बीपी, बीपी यहाँ पे आ जाएगा, जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, और ये जब जाएगा उधर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। राइट, एम अपॉन बीपी इक्वल्स टू एन अपॉन बी क्यू। ऐसा किया हमने। देखिए अभी क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, एम जो है ना, एम जो है किस ट्राइंगल का पार्ट है, तो पहले वाले ट्राइंगल का पार्ट है। एम जो है पहले वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और उसके नीचे जो लिखा हुआ बीपी वो उस ट्राइंगल का पार्ट है। तो हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, हम लोग लिखना चाह रहे हैं ऊपर ऊपर में जो लिखा हुआ है वो पहले ट्राइंगल का पार्ट है, और नीचे में जो लिखा हुआ दोनों का दोनों साइड दूसरे ट्राइंगल का लिखा हुआ है। ऐसा लिखना चाह रहे थे बस। ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एम जो था, ये जो रेशियो था ना एम अपॉन बीपी, इसको हमने कुछ अज्यूम कर लिया। क्या मान लिया हमने, मतलब एम बाई बीपी जो दिया हुआ था एन बाई बी क्यू के इक्वल था, तो इसको हमने कुछ रेशियो कुछ मान लिया। क्या मान लिया हमने, के मान लिया। मतलब ये जो था ये रेशियो दोनों इक्वल है ना, तो ये किसी होगा ही। सपोज या 2 के इक्वल आ गया, या 2/3 आ गया, या 5/7 आ गया, तो
के मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए पहले वाले को जब इसको जब आप किसके इक्वल करेंगे, के इक्वल करेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, उससे मिल जाएगा आपको एम इक्वल्स टू, देखिए बीपी जब उधर जाएगा तो के टाइम्स बीपी हो जाएगा। और उसी तरह जब इस पार्ट को सेकंड वाले रेशियो को जब के इक्वल करेंगे तो उस केस में एन का वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एन का वैल्यू हो जाएगा कितना, के टाइम्स बी क्यू। अब इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या मिला हमें, तो एम का जो वैल्यू मिला, एम का वैल्यू उसको हम लोग लिख सकते हैं के टाइम्स बीपी, ओके, और एन का जो वैल्यू मिला हुआ है, एन का वैल्यू ये मिला हुआ है के टाइम्स बी क्यू, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमें मिला था वैल्यू एम इक्वल्स टू के टाइम्स बीपी और एन इक्वल्स टू के टाइम्स बी क्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को लीजिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंगल एम आपका 90 डिग्री है, तो इस एंगल ट्राइंगल में एंगल एम इज राइट एंगल, ओके। तो वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एन स्क्वायर ये आपका हाइपोटेनस है, तो एन इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। कैसे लिखा हमने, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखा इसे, ओके। अब देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जो एन था यहां से देखें, इसको इससे रिलेट कीजिए, तो एन को लिखा जा सकता है के टाइम्स बी क्यू, तो एन को लिखा हमने के टाइम्स बी क्यू इक्वल्स टू एम को क्या लिख सकते हैं, तो एम को लिखा जा सकता है के टाइम्स बीपी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने के टाइम्स बीपी और उसका होल स्क्वायर, ओके, और प्लस एम एन, सही है। सॉल्व करते हैं। अब देखिए एम एन स्क्वायर यहाँ पे हो गया, अब इस पार्ट को जब इधर लाएंगे अब तो माइनस हो जाएगा ना, इस के टाइम्स बीपी स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो गया के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर और ये हो गया के स्क्वायर बीपी स्क्वायर, तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, एक्चुअली में इधर ला लेकिन हम लिख रहे पलट करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा के टाइम्स बीपी स्क्वायर, अब दोनों में क्या आ जाएगा, के आपका कॉमन, क्या आ जाएगा कॉमन, देखिए के स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे, तो के स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो कॉमन लेने के बाद बचेगा बी क्यू स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, ओके। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3, गॉट इट। अब आते हैं उस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं, इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो अगेन आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्राइंगल में क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी क्यू स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला होगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो वी कैन राइट हियर बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आते। ये कैसे आया, तो ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही आया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू को यहीं पे छोड़ दीजिए, ऐसे सोचिए यहाँ पे छोड़ दिया हमने, अब ले आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका बी क्यू स्क्वायर, ओके, थे हाँ, तो ये हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर, ओके, बी क्यू स्क्वायर जो इधर आया था ये वाला चीज बी क्यू स्क्वायर, और ये जब बीपी इधर गया तो हो गया माइनस बीपी स्क्वायर, सही है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब करते क्या हम लोग, दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 में एलएचएस में क्या है, तो ये है एम एन स्क्वायर, और इक्वेशन 4 का एलएचएस क्या है, तो ये है क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर क्या लिखेंगे, को डिवाइड करेंगे उस साइड में, तो इक्वेशन 3 का आरएचएस है आपका के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 का आरएचएस, तो बी क्यू स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, बेसिकली इक्वेशन 3 को डिवाइड किया इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 3 को डिवाइड किया हमने इक्वेशन 4 से, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, बी क्यू स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, ऊपर भी लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, ओके। तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा एम एन स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ से अब हम क्या करें, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, तो इसके बाद का स्टेप होता है आप दोनों साइड क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें,
दोनों साइड क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले। बट अगर आप डायरेक्टली जानते हो तो इसे आप लिख सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आता कैसे किए, तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो एम एन का स्क्वायर रूट से बाहर एम एन आ जाएगा, और पी क्यू का स्क्वायर रूट से बाहर पी क्यू हो जाएगा। ओके, और इक्वल्स टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया। अब यहां से देखिएगा, इससे रिलेट कीजिएगा यहां से, ठीक है ना, यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट, ये कैसे हुआ, स्क्वायर रूट लेने के बाद ऐसा आया। ओके, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में क्या क्या मिल रहा है हमें, क्या क्या मिला है। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या मिला हमें, यहाँ पे मिला आपको, देखिए एम एन ए एम बाई बी पी, ए एम बाई बी पी, ठीक है, यहां से इक्वल्स टू ए एन बाई बी क्यू, ये चीज को हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, इक्वल्स टू, देखिए इसका इन दोनों का रेशियो क्या था, के इक्वल था ना, और किसका रेशियो के आ रहा, तो यहाँ भी तो रेशियो के ही आ रहा है, एम एन बाई पी क्यू, ये भी तो के ही आ रहा था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस इन दोनों का रेशियो भी के था, और इसका भी रेशियो आया था के, तो ये तीनों के इक्वल हो जाएगा, तीनों जो होगा ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तीनों तीनों इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इक्वल टू ईच अदर। सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 5। ठीक है ना, इक्वेशन 1 ये था आपका, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 5 आपका ये था। गॉट इट। तो यहां से क्या मिलेगा हमें यहां से मिलेगा कि ट्राइंगल ए एम एन और ट्राइंगल बी पी क्यू ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। अच्छा, जब दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया, तो साइड क्राइटेरिया से जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एंगल ए किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो एंगल ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल बी को, ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बी को, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो बस यह हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये सिमिलरिटी का कंडीशन यूज हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में था। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ भी है। वहां कॉस इक्वल दिया हुआ था, यहाँ पे साइन इक्वल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ भी देखिए साइन बी टू साइन क्यू अगर है, आपको प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर प्रूफ होगा, दो ट्राइंगल लेंगे और दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, और उस राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एक्यूट एंगल को एंगल ए मार्क करेंगे, और दूसरे ट्राइंगल का एक्यूट एंगल, कोई भी एक एक्यूट एंगल को हम लोग पी मार्क कर दिया। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे सॉरी ये नहीं था, यहाँ बी और क्यू था ना, हाँ यहाँ बी मार्क किया, यहाँ पे क्यू मार्क कर दिया। ओके, ठीक है, चलिए बस कंसीडर दो ट्राइंगल हमने लिया, एक्यूट एंगल है, फिर से यहाँ पे ये करेंगे साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो साइन बी का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का जो रेशियो होता है ना, साइन का रेशियो क्या होता है, अपोजिट भी है, अपोजिट साइड ए बी सॉरी ए सी, तो अपोजिट साइड ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस ये ए सी सॉरी ए बी, तो इस एंगल का अपोजिट साइड हो गया ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, अब उसी तरह साइन क्यू निकाल लेते हैं, साइन क्यू, तो इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ क्यू आ रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया पी आर। ठीक है, और बगल का साइड हो गया आपका सॉरी हाइपोटेनस हो गया आपका पी क्यू। यहां से हो जाएगा आपका पी आर अपॉन व्हाट, पी क्यू। सही है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन बी और साइन क्यू इक्वल दिया हुआ, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर व्हाट, ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू। फिर से यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, जो ऊपर में दोनों जगह दोनों किसका साइड होना चाहिए, तो कोई भी एक ही ट्राइंगल का साइड होना चाहिए ऊपर में, तो ए बी को हम यहाँ ले आते हैं और पी आर को यहाँ ले आते हैं। ठीक है ना, ओके, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू। सही है, अब देखिए ऊपर में ए सी और ए बी लिखा हुआ, मतलब इसी ट्राइंगल का पार्ट है, और नीचे में क्या लिखा हुआ, पी आर एंड पी क्यू लिखा हुआ है, दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों साइड में, तो उस ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, तो सिमिलैरिटी का कंडीशन अप्लाई करेंगे आगे चल के, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। ओके, सही है। तो बस अब ये जो रेशियो था ना यहाँ पे, ए सी अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू,
इसको हमने एक मान लिया, कोई कुछ भी नंबर आएगा ना, जैसे जब रेशियो निकालेंगे तो कुछ भी नंबर आएगा, 2 आया, 2/3 आया, 2/5 आया, तो उसी नंबर अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के माना हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर एसी को आप के इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, एसी इक्वल्स टू आप एसी बाई पी आर, इस रेशियो को के इक्वल करेंगे तो पी आर जब उधर जाएगा तो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एसी इक्वल्स टू के टाइम्स पी आर। ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एसी इक्वल्स टू के टाइम्स पी आर। उसी तरह से जब इस रेशियो को के इक्वल करेंगे, सेकेंड वाले रेशियो को, तो ए बी बाई क्या है यहाँ पे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू के, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स या पी क्यू टाइम्स के या के टाइम्स पी क्यू लिख सकते हैं। ओके, तो ये सेकंड वाला रेशियो जब के इक्वल होगा तो यहां से हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स पी क्यू। ओके, अंडरस्टूड, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर माना 2। ओके, सिमिलर प्रूफ है, बिल्कुल ही सिमिलर प्रूफ है। अब देखिए नाउ यहाँ पे इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पहले वाले ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करते हैं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, एक जगह पे आप लिख सकते हैं के टाइम्स पी क्यू। ठीक है ना, के टाइम्स पी क्यू, तो टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स पी आर लिख दिया हमने, और बी सी को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है ना, बी सी को हमने ऐसे छोड़ दिया। एक्चुअली में अगर ध्यान दें, ध्यान से देखें तो देखिए ए सी पे लिखा हुआ है और ए बी ये साइड कर लिया, तो कौन सा साइड इसमें बच गया है, बी सी बचा हुआ है। तो एक्चुअली में हम लोग बी सी का वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअली बी सी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, और इसमें क्या क्या हमने यूज कर लिया है, तो यहाँ पे पी क्यू हमने यूज किया, सॉरी पी आर यूज किया और पी क्यू यूज किया, तो क्या बचा हुआ था, तो क्यू आर। तो सेकंड वाला इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वहां से हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। ओके, क्यू आर का वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। इसको जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, तो बी सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा के टाइम्स पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। के स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर दिस वन माइनस पी आर स्क्वायर। इसको हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब उस ट्रायंगल में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल में। तो ये 90 डिग्री है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, चलिए तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे वही चीज। ओके, तो यहाँ से किसका वैल्यू चाहिए था, हमें क्यू आर का वैल्यू चाहिए था, क्यू आर का वैल्यू, तो पी आर को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए एच को एल के साथ डिवाइड करते हैं तो होगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू फिर आर एच एस को आर एच एस के साथ डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 का आर एच एस है के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर एच इक्वेशन 4 का आर एच एस है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये पूरा आपका कट जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 3 को जब 4 से डिवाइड किया तो ऐसा रिलेशन मिलेगा और ये दोनों कट जाएगा, तो बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, तो के स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है ना, अब दोनों साइड जब स्क्वायर रूट आप लेंगे दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो इधर से क्या हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर और एच एस में क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेट कर लीजिए थोड़ा, देखिए यहाँ से ए सी बाई पी आर ए बी बाई पी क्यू ये के इक्वल था, और हमने जो अभी निकाला, ठीक है, हमने जो निकाला अभी क्या निकाला, तो बी सी बाई क्यू आर ये भी के इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिलेशन इक्वल ही है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल में फिर से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको क्या मिल गया, तीनों का तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो होता है इक्वल, तो उस केस में ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के बाकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब एसी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पी आर को, ए बी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पी क्यू को, बी सी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है क्यू आर को, तो ये रेशियो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे किसके इक्वल है, सबका सब के इक्वल है। ठीक है ना, तो बस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना मतलब अगर हमको प्रूव करना बी की इक्वल दिखाना तो हम प्रूव कर सकते हैं एंगल बी की के इक्वल है। ठीक है ना, एंगल क्यू इक्वल है एंगल बी के, कैसे, तो बाई सी पी एस टी।
CPST मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल ऑलवेज। ठीक है, सही है। तो बोलिएगा क्या एंगल ए एंगल पी के भी इक्वल होगा? हाँ बिल्कुल होगा। सेम आप इसी तरह से प्रूव कर सकते थे। ठीक है, अगर पी और किसको प्रूव करना होता है, पी और ए, तो भी प्रूव हो जाता है। कैसे? वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, अब इसे आप खुद से करेंगे। ठीक है ना। अब tan यहाँ पे दिया हुआ, tan दिया हुआ, tan इक्वल कर दिया गया। वैसे ही दो ट्राइंगल लेंगे, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने लिया AMN और दूसरा BPQ। दो अलग अलग ट्राइंगल में हमने एंगल ए और एंगल बी एज्यूम किया एक्यूट एंगल्स, और इसमें एंगल बी को 90 डिग्री, एंगल पी को 90 डिग्री एज्यूम किया गया, जैसा पहले कर रहे थे। ठीक है ना। बस tan A इक्वल टू tan A का रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है MN और एडजेसेंट है आपका, देखिए इस एंगल A के लिए अपोजिट हुआ MN और हुआ AM। ठीक है, उसी तरह से आप tan B निकालना चाहें तो यहाँ भी क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, दिस टू आर इक्वल। तब ये दोनों जब इक्वल होंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं MN बाई AM इक्वल्स टू PQ बाई P। इंटरचेंज कर दें। हमने यहाँ बताया इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब सिमिलैरिटी प्रूव कर रहे होते हैं ना, सिमिलैरिटी का कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में अगर आपने ट्राइंगल ए का पार्ट उठाया तो होना क्या चाहिए था, न्यूमरेटर में हमेशा एक ट्राइंगल का पार्ट्स लिखा जाता है। ठीक है ना। तो जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको PQ को यहाँ ले आए और MN को यहाँ पे ले जाए, उससे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ रिलेशन मिलेगा। अब देखिए MN और AM एक ही ट्राइंगल में आ रहा है, MN और AM इस ट्राइंगल में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो उस ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, सही है। चलिए, तो ये हमें मिला था फर्स्ट इक्वेशन से। अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दोनों ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे प्रूव किया था ना पहले वैसे ही प्रूव, ऐसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए MN बाई PQ हमें मिल गया था, MN बाई PQ इक्वल्स टू M बाई BQ मिला हुआ था पहले से इक्वेशन 1 से। और क्या मिला हमें, देखिए हमने क्या क्या लिया, देखिए तो MN लिया, साइड हमने लिया, ये साइड लिया हमने और ये साइड लिया। ठीक है, इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल कौन सा आ रहा, ये वाला आ रहा। ठीक है, और इसमें ये साइड और ये साइड में बीच में कौन सा एंगल आ गया, तो ये एंगल आ गया। मतलब जो भी हमने साइड लिया है उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री और इसका भी मेजरमेंट है 90 डिग्री। तो मतलब जो भी साइड्स का हमने रेशियो इक्वल दिखाया है उस साइड के लिए इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ओके, सही है। तो बस हो गया प्रूफ। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये 90-90 इक्वल हो गया और बाकी दो साइड का रेशियो आपने लिया, वो रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया। ठीक है, तो वी कैन प्रूव दैट। तो वी कैन, देखिए अब दो ट्राइंगल सिमिलर जब हो जाते हैं दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब कॉरस्पॉन्ड कर रहा बी को, एंगल एम कॉरस्पॉन्ड कर रहा पी को, और एंगल एन कॉरस्पॉन्ड कर रहा क्यू को। इक्वल होगा, ये सारा का सारा इक्वल होगा। एंगल ए एंगल बी के इक्वल, एंगल एम एंगल पी के इक्वल, एंगल एन एंगल क्यू के इक्वल। ओके, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, एंगल ए एंगल के इक्वल प्रूव करना था, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे बस। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, because we know that when the triangles are similar then their corresponding angles are equal. Okay, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा लेक्चर था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है इसमें, तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप देख सकते हैं। इसके पहले का वीडियो हमने कुछ डाला हुआ, 2 वीडियो होगा, तो उसको आप देख सकते हो, उसमें बेसिक चीजों को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे इस सर आप परपेंडिकुलर बेस लेके क्यों नहीं बना रहे, तो आप लेके बना सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे हम लोग कर लेते हैं, अपोजिट और एडिसेंट से हमने किया सॉल्व। ठीक है, देख एक बार बता दे थोड़ा, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है ना, इस एंगल को आप ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट साइड ये हुआ अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, और ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। बेस किसको बोलेंगे, जहां भी 90 डिग्री बन रहा है ना उसमें से एक साइड अगर परपेंडिकुलर हुआ तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस तक फिक्स होता है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया ये चीज। उसी तरह से आपने अगर ये एंगल लिया, ये एंगल इसको नहीं लेना है, ये एंगल आपने लिया तो इसका अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो जहां भी 90 बना वहां पे हो जाएगा दूसरा साइड बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है।
ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कुछ नया कॉन्सेप्ट करेंगे और भी कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।